आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। लाशों की हकीकत, इल्जामात की सियासत और गवर्नर राज, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। इख्तिलाफात, लड़ाई झगड़े और मसाइल दुनिया में हर जगह होते हैं, लेकिन दुनिया मसाइल का हल तलाश करती है और हम मसाइल को बहरानों में बदल देते हैं। मसाइल जितने ज्यादा और गंभीर, सियासत इतनी ही तेज और फायदेमंद। हम एक बहरान से निकलते हैं तो दूसरे बहरान में चले जाते हैं, लेकिन सीखते कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी को क्या फर्क पड़ता है। पुरअमन एहतजाज बुनियादी हक है, आइन में दर्ज है, लेकिन यहाँ ना कोई इजाजत लेता है ना देता है। आईनी हक से रोकने के लिए धड़ल्ले से गैर आईनी हथकंडे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि यहाँ किसी को क्या फर्क पड़ता है। पीटीआई ने फाइनल कॉल देकर एहतजाज का शौक पूरा कर लिया, फिर एहतजाज को लीड करने वाले कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़कर भाग गए। साथ लाए गए कारकुन पकड़े गए, कुछ जख्मी हुए, कुछ के मरने की भी खबरें आई। अब मरने और मारने वाले एक दूसरे पर इल्जामात लगाकर लाशों की सियासत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ किसी को क्या फर्क पड़ता है। एहतजाज के ऐलान के साथ ही हुकूमत ने पूरा मुल्क बंद कर दिया। 24 करोड़ अवाम की जिंदगियां रोक दी गई, क्योंकि यहाँ किसी को क्या फर्क पड़ता है। सिंध और पंजाब से कोई गाड़ी, कोई शहरी इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सका। मुल्क की सड़कें और मोटरवेज बंद रहने से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को बाकी मुल्क से काट दिया गया। लोग अपने ही घरों में मैसूर हो गए। दोनों शहरों के तालीमी इदारे बंद, तमाम सरकारी और गैर सरकारी दफातर बंद। इस्लामाबाद में मोबाइल इंटरनेट बंद और बाकी मुल्क में इंटरनेट की स्पीड इंतहाई सुस्त रही। पूरे मुल्क में आईटी का कारोबार बर्बाद होता रहा। ताजिर घर बैठ गए। बकौल वजीर खजाना, इस एहतजाज और बंदिशों से एक दिन में 190 अरब का नुकसान होता रहा, लेकिन किसी को यहाँ क्या फर्क पड़ता है। पूरे मुल्क में 4 दिन हिजान बरपा रहा। कानून नाफिज करने वाले अपने ही लोगों को रोकते रहे और अपने ही लोग अपनी ही फोर्सेस से लड़ते रहे। मुजाहिरीन पत्थर मारते और जवाब में आंसू गैस खाते रहे। दोनों तरफ से कीमती जानें जाया हुई और सैकड़ों जख्मी हुए। जान से जाने वालों के घरों में सफ़े मातम बिछ गई, लेकिन यहाँ किसी को क्या फर्क पड़ता है। सड़कें बंद होने से तेल और जरूरत की चीजों की सप्लाई मुतासिर हुई, महंगाई अलग हुई और पीटीआई ने एहतजाज पर करोड़ों लगा दिए और हुकूमत ने इस एहतजाज को रोकने के लिए अरबों खर्च कर डाले। ना एहतजाज करने वालों का मकसद पूरा हुआ और ना हुकूमत मजीद एहतजाज के खौफ से निकल सकी। ना किसी का एहतसाब हुआ और ना ही कोई सबक सीखा गया। लेकिन यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पीटीआई वाले हुकूमत पर लाशें गायब करने के इल्जामात लगा रहे हैं, तो हुकूमत जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तरदीद करके कंफ्यूजन मजीद बढ़ा रही है। मरने वाले जैसे भी हों, जितने भी हों, वो इस रियासत के बच्चे हैं, इस मुल्क के शहरी हैं और उनको इंसाफ देना रियासत का फर्ज है। क्या यह हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि जो भी जख्मी हुए या जहां बहक हुए उनका बाकायदा तस्दीक शुदा रिकॉर्ड शफाफ तरीके से अवाम के सामने रखते, ताकि ये लाशों की गिनती की बहस तो आखिर खत्म होना। लेकिन क्या किया जाए, शायद यहाँ सभी बहुत बेहिस हो चुके हैं कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या इस फर्क ना पड़ने वाली रवैश से हम आगे बढ़ सकते हैं? आज के शो में इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज बीट। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन से सेनेटर ताहिर खलील सिंधु साहब ने, और दिफाई तज्जियाकार हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पीटीआई के एमएनए हैं बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और सिंधु साहब की 26 नवंबर को गुजरे आज 5वां रोज़ है ना, और अभी तक पूरे मुल्क के अंदर जो है वो बड़ा एक हिजान है कि उस दिन क्या हुआ था। सोशल मीडिया के ऊपर भी गम और गुस्सा है और डिसइंफॉर्मेशन भी है। तो इस सब के दौरान आपकी हुकूमत कहाँ गायब है? हुकूमत क्यों नहीं जो आदाद शुमार है वो सामने रख देती? कोई ऐसी आदाद शुमार वाली बात नहीं है। मैंने पढ़ा था किसी जगह पे कि हर जो खुशकिस्मत आदमी होता है ना, उसके पीछे खातून का हाथ होता है। और आज मुझे पता लगा कि कोई बदकिस्मत आदमी है तो उसके पीछे भी वाकई खातून का ही हाथ होता है। ये बुशरा बीबी ने हमारे लिए तो चलो काबिल एहतराम है अपना खातून चहारम, लेकिन ये करके तबाह कर दिया उसने सारा कुछ ही। मतलब उसको कटी पहाड़ी पे जब उसने ये कभी मैं सियासतदान नहीं हूँ, लेकिन ये अवाम देख के ना बड़े बड़े लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। जब वज़ीर आज़म बने खान साहब तब भी वही उन्हीं के साथ थी। हाँ वो ठीक है, लेकिन खान साहब का पता है मुझे नहीं समझ लगी ये इन्होंने मतलब वो कहते हैं हादसे से बढ़कर ये सानहा हुआ। लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। मतलब इस तरह से भागना, ये तो नसीम आजादी का नावल लगता है ना, जैसे वहां पे आखिर में लोग भाग जाते हैं सारा कुछ। और वो भी देखे ना, वो अटक का पुल और कटी पहाड़ी से भी क्रॉस करके आप लोग उनको वहां रोक नहीं सके। क्यों रोकना ना, जो काम आपने ब्लू एरिया में किया, चौक में किया, तो वहां कर लेते आप। हमने इनको कहा था फलां जगह पे आप इकट्ठे हो जाते। अगर ये अक्लमंद होते इनमें से, अगर बीबी ये ना करती ये काम, वहां पे इनके सारे लोग भी इकट्ठे हो जाने थे, सड़कें खुल रही थी, सारा कुछ जिस तरह फरमा रहे ये निकले थे।
میں اوپنلی کہہ رہا ہوں نکلے تھے یہ لوگ، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے تو اندر جب آ گئے تو پھر اس کے بعد تو پھر نہیں نا. اچھا ابھی آپ نے کہا اعداد و شمار کی کوئی بات نہیں ہے، ساری ڈبیٹ سارا شور جو ہے وہ اسی کے اوپر بنایا جا رہا ہے کہ اعداد و شمار اگر حکومت سامنے رکھ دے تو پھر بات ختم ہو جائے نا. دیکھیے پرس یو آر ویری سینئر اینڈ سیزنڈ اینکر. میں بیسیکلی آئی ایم لائر. جب تک کوئی کوجنٹ ایویڈنس نہیں ہے، کوئی کسی بات کا کوئی بتائے نا، کسی گھر کا بتائیں، کسی ایک بندے کا بتائیں، مطلب یہ تو مطلب دیکھیں ان کی کوئی ایک بات. لطیف کھوسر صاحب نے کہا ہمارے استاد ہیں 278 لوگ مر گئے ہیں. اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب کچھ مختلف فگر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اور کیا پتہ کون رہے ہیں. آپ کی حکومت کا کام صرف ابھی ٹی وی چینلز کے اوپر اشتہارات چلوانا رہ گیا ہے. آپ نے بھائی پتہ نہیں ہے آپ کو کہ کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہسپتالوں میں، اگر زخمی ہیں تو وہ لسٹیں سامنے لے آئیں، کوئی جہاں بھاگ کے جن کی تصدیق ہو گئی ہے سامنے لائیں. دیکھیں کوئی آدمی ان کا مرا نہیں ہے، گرفتار ضرور ہوئے، اور اس میں 37 افغانی لوگ ہیں جن سے اسلحہ بھی ملا ہے. اور دیکھیں ریاست کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا کبھی بھی. سر آپ کہتے ہیں ان کا کوئی بندہ نہیں ہے. آپ شاید خاقان عباسی کو سنا دو کہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں، اس کے بعد مردان لے کی نماز جنازہ کی گئی. میری بات سنیں، کورٹس آر اوپن، ان کو ریلیف ہی مل رہا ہے، سارا کچھ ملتا ہے، جائیں نا کورٹ میں، کیوں نہیں جاتے؟ یہ آپ لوگوں نے گنڈا پور اس طرح نہیں کر سکا کہ پشاور میں اسٹرائک کرا دیتا. آپ کی حکومت شور مچاتی رہی ڈس انفارمیشن. اگر یہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، یہ فیک نیوز دے رہے ہیں، تو آپ کی گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ نہیں. تو ہم تو بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی اس طرح سے سانحہ نہیں ہوا. زخمیوں کا تو بتا دیں کتنے زخمی ہوئے. زخمی ضرور ہوئے لوگ، اپنا اس میں بھی گئے تھے. ڈیٹا نہیں ہے نا آپ کے پاس؟ ڈیٹا میرے پاس نہیں، میں ذاتی طور پہ آپ حکومت کے ریپرزینٹیٹو ہیں. بالکل ہوں، لیکن اعداد و شمار ویسے کیا میں تھا ہی نہیں، میں آئی واز بزی ان دی NDU کورس، میرے پاس بالکل ڈیٹا نہیں ہے. کوئی آپ کو اطلاع بھی نہیں ہوئی کہ کتنے ہلاکتوں کی تعداد کیا ہے؟ ہلاکت کو نہیں، اور زخمیوں کی بھی نہیں ہے. زخمی شاید کو ہوں گے 2-4، لیکن ہلاکت وہ بھی شاید اگر ہوں گے، ہاں، لیکن ہلاکت کو نہیں کوئی بھی کسی قسم کی. اور میری ذاتی طور پہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جب ان کو آفر ہوگی دوسری جگہ پہ بیٹھنے کی تو وہاں پہ یہ بیٹھتے، وہاں پہ ان کے لوگ بھی آنے تھے، سارا کچھ ہونا تھا. لیکن یہ جن سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے ان سے مذاکرات نہیں کرنے، کیونکہ انہی نے جنہوں نے ان کو بنایا تھا انہیں کو میر جعفر، میر سراج کی ڈیوٹی ہیری، اور رات کو پھر ایوان صدر میں کہتے ہیں کہ یہ آتے ہیں ایکسٹینشن لے لے اس حوالے سے. اور حالانکہ دنیا ان کے ساتھ ہے، میں بہت ان لوگوں میں سے ہوں جس کا فیبرک یہ ہے کہ جو سچ کو سچ مانتا ہوں. میں نے ابھی آپ کو بتایا بھائی میرے نیائی صاحب کہ یہ لوگ لے کے نکلے، سارا کچھ ہوا، لیکن ان کی ساری یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا سے. 100% وہ جو گندا پور کہہ رہے ہو، گنڈا پور، اور دوسرا جو بی بی نے جو کام کیا نا، اور جس طرح سے یہ بھاگے ہیں، اب بھاگنا نہیں چاہیے تھا. ہوتی شہادت تو ہو جاتی، مرنا تو مر جاتے تاکہ پارٹی پھر زندہ رہتی ہے ان کی. اب انہوں نے خود کام خراب کیا ہے. ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. 100%. نون لیگ کے پاس اس کا کاؤنٹر نیریٹو ابھی تھوڑی دیر پہلے طارق صاحب نے اور محسن نقوی نے پھر پریس کانفرنس کی، سارا کچھ بتایا انہوں نے. میں ابھی راستے میں آ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، ابھی انہوں نے پریس کانفرنس کی تھوڑی دیر پہلے. وہ ہیڈ ہیں PMLN کے؟ جی وہ ہیڈ ہیں PMLN نہیں، وہ دیا طارق اور محسن نقوی جو ہیں وہ تو پہلے دن سے ہی پریس کانفرنس. چلے میں آپ کا جو کنسرن ہے اس حد تک بیانیہ کس نے دینا ہے؟ میں پرائم منسٹر نے بیانیہ دینا ہے. میں آپ کے کنسرن سے اس بات کا میں کرتا ہوں، اس کا کیا کہنا چاہیے، اس کو معتبر مانتا ہوں. اور آئی ول کنوے دس میسج. نہیں ہے نا کاؤنٹر نیریٹو آپ کے پاس؟ یہ تو میں نہیں کہوں گا کاؤنٹر نیریٹو سب کچھ ہے، لیکن آئی ول کنوے دس. یہ کنوے ذرا آپ بڑے میاں صاحب کو بھی کر دیجیے گا، یا میں یہ سمجھوں یا ہم یہ سمجھیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر سیاست سے ریٹائر ہو گئے. ریٹائر نہیں ہوئے، ابھی ریسنٹ اب وہ کسی ایشو کے اوپر بات نہیں کریں گے. ابھی تو بیلاروس کے صدر آئے تھے، وہ خود ان سے ملنے گئے ہیں، انہوں نے ان کو سب کچھ کیا، وہ ساری کچھ وہ کر رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے ایشوز ہو جاتے ہیں، میاں صاحب کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں آتی ہے. اب وہ خارجہ معاملات دیکھیں گے؟ صرف نہیں کریں گے، سارا کچھ دیکھیں گے. لیکن اب جو بھی ہے جس طرح سے آپ فرما رہی ہیں، میں اس بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں کہ اتنے لوگ مر گئے، یہ ہو گیا وہ. آپ لوگوں کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے، کوئی سب کچھ ہے، سیاست ہو رہی ہے نا دونوں طرف سے. دیکھیں میں تو آ جایا ہوں NDU سے، آپ کا حکم تھا میں آ گیا ہوں. اگر کل یا پرسوں کسی دن پھر دوبارہ میں نون کی حکومت کی بات کر رہی ہوں. جو نون کے لوگ ویسے تو اس وقت عطا طارق اور محسن نقوی صاحب لگتا ہے کہ وہ جہاں پہ ہیں وہ اس اسٹیج پہ پہنچ گئے کہ ان سے سوال ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. کچھ ہی لوگ نون لیگ کے ہمیں میسر ہوتے ہیں جو حکومتی موقف دے سکتے ہیں. دینا چاہیے، بات کرنی چاہیے، بالکل جو بھی سے چاہیے اس پہ بات کرنی چاہیے. عمیر نیازی صاحب، یہ حکومت کی مس مینجمنٹ اور سستی اپنی جگہ کے اوپر سے، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی طرف سے بھی تو ابھی تک جو ہلاک ہونے والے ہیں ان کا کوئی ڈیٹا یا لواحقین اور ورثہ کے حوالے سے کوئی چیز آپ نے سامنے تو نہیں رکھی ہے، ان 12 کے علاوہ جن کا آپ نے آفیشیلی اناؤنس کیا ہے. تو کیوں نہیں سامنے لا رہے آپ بھی ڈیٹا؟ اچھا جی، دیکھیں یہ 12 وہ لوگ ہیں جو دن کی روشنی میں ہلاکتیں ہوئی ہیں. میڈیا نے خود دکھایا کہ جس طرح سے ڈی چوک پہ اندھیرا کر دیا گیا، اور صرف ڈی چوک پہ نہیں، ڈی چوک سے لے کے پورے بلو ایریا میں اندھیرا تھا. آج لوگ تذبذب میں ضرور ہیں کہ ان کے لواحقین ابھی تک گھر پہنچے نہیں، مگر دیکھیں ہفتہ گزر جائے، 10 دن گزر جائے، جب پتہ چل جائے گا یہ لوگ اریسٹڈ ہیں اور باقی جو لوگ غائب ہیں وہ کدھر گئے ہیں. یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. ایک سیکنڈ، ساری چیزیں سامنے آئیں گی. دیکھیں کسی ایک شخص کی جان
हरियाणा की सानिहा है, ठीक है, आप 12 लोगों को आपने ऑफिशियली आपने इनके बारे में बता दिया, लेकिन इसके अलावा फिर डाटा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी नहीं है ना। आपके सोशल मीडिया से पर 100 से लेके 500 तक का फिगर चल रहा है, तो सर फिर ये फेक न्यूज है या डिस इन्फॉर्मेशन ही है ना फिर ये भी? नहीं, फेक न्यूज के साथ देखें ये चीज नहीं छुपने वाली। जो इन्होंने रविश इख्तियार किया, आज पूरी कौम सवाल कर रही है कि गोली क्यों चलाई। देखें, इसका इन्हें जवाब देना पड़ेगा। नून लीग ने वो काम कर दिया है कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ, कभी भी पॉलिटिकल क्राउड पे गोलियां नहीं चलाई गई। अगर आप एक आम आवाम को ब्लेम भी कर दें, ठीक है, कि जी उनके पास गुलेलें थी, तो क्या गुलेलों का जवाब गोली से होता है? देखें, जो कल मैं चारसदा में एक नौजवान के घर गया, आज भी वो फैमिली जो है ना उनमें सब्र है। मैं तो उसके वालिद को दाद देता हूं, मतलब जिस सब्र के साथ वो मिले, और वो कहते हैं कि आगे कोई भी तरीके इंसाफ ने कॉल दी, मैं अपने बेटे की जगह पे मैं जाऊंगा। अवाम का तो इस वक्त ये जज्बा खड़ा है, इन्हें उस चीज का ख्याल ही नहीं है ये किस तरफ खेल रहे हैं। सर आप इनको अवाम का जज्बा बता रहे हैं नियाज़ी साहब, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी तरफ भी जो लोग थे वो मुसल्ला थे। वो कहते हैं कि जो अफगान शहरी हैं वो आपके उस एहतजाज से गिरफ्तार किए गए हैं जो शरपसंदी में मुलविस थे। और देखिए उस दिन डी चौक पे तोड़ फोड़ भी हुई, मीडिया हाउसेस के ऊपर भी हमला किया। ये कौन लोग थे, किसने किया ये, क्या ख्याल है? मुसल्ला कोई एक, आपने एक इनकी तरफ से चले इल्जाम आ गया कि तहरीक इंसाफ का क्राउड मुसल्ला था, क्या उसकी कोई फुटेजेस मौजूद हैं? ठीक है, उस चीज को ऑन रिकॉर्ड लाएं, कौन सा बंदा मुसल्ला था, किस पुलिस वाले को गोली लगी है बता दें, रेंजर्स की डेथ हुई, वो सारे मामलात हैं। अब उसका मलबा आप इश्तहारात आप देख रहे हैं जो टीवी चैनल्स के ऊपर चल रहे हैं सर, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो तोड़ फोड़, और जो लोग हैं उनको भी दिखाया जा रहा है, जलाओ घिराओ दिखाया जा रहा है। तो वो तो इश्तहारात आप देख ही रहे होंगे ना, कि आप समझते हैं कि उसमें कोई वायलेंट मॉब शामिल हो गया था मुजाहिदीन के साथ। जब आपने लोगों पे मोटरवे के इर्द गिर्द शेलिंग की, ठीक है, लोग झाड़ियों को आग लगाते, वो क्यों लगाते? कि आंसू गैस का इफेक्ट कम हो जाए, तो वो लोगों ने उस तरह से लगाई होंगी जरूर। मगर आप एक चीज जो भूल रहे हैं, देखें, इमरान खान की सपोर्ट एक तरफ है, अगर आप इमरान खान की सपोर्ट कहें, एक्स है, निजाम के खिलाफ इस वक्त नफरत ट्रिपल एक्स बन गई है, जो आप चीज को समझ ही नहीं रहे। देखें, एक तरफ कुरम की आग लगी हुई है, आपने मुल्क के अंदर खुद दूसरी आग लगा दी है। देखें, इस चीज को बैलेंस किधर करेंगे, लेके किधर जाएंगे? देखिए, सियासी मसलों का सियासी हल होता है, चीजों को निकाला जाता है एक पॉलिटिकल तरीके से। अगर डी चौक था, नियाज़ साहब एक बात जरा कंफर्म करें, चूंकि आज जो था तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, उसमें उन्होंने मुराद सईद का भी कहा, तो मुराद सईद इस एहतजाज में शामिल थे क्या? ये तो देखें, अब इतनी वो अजीब बातें करते हैं ना कि मुराद सईद एहतजाज में शामिल। भाई देखें, आपको तो मतलब फिर बेसिक चीज़ों का ही नहीं पता। अगर आपकी रियासत की मशीनरी आपके इस्तेमाल में, डिस्पोजल में, तो फिर आपने पकड़ा क्यों नहीं अगर वो वहाँ मौजूद थे? आप आज अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी वो सीएम के हाउस में, आपके पास स्टाफ नहीं है, आए गिरफ्तार कर लें, पकड़ लें। देखिए, आप ऐसे ही इल्जामात दर इल्जामात लगा रहे हैं। ये इल्जामात से हट के जो निहत्ते शहरी कत्ल हुए हैं जिनका आप दावा कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि जहां बहक अफराद का मुकम्मल डाटा कब तक सामने आ जाएगा? देखिए, ये आज भी देखें, इन्होंने तकरीबन जो है ना 2000 प्लस गिरफ्तारियां की हैं। 22 थाने इस्लामाबाद के, इन्होंने हर थाने को 200 गिरफ्तारियों का टारगेट दिया है। ये जब गिरफ्तारियां, ये सारी चीजें लोग पेश हो जाएंगे, फिर आपको मिसिंग लोगों का पता चल जाएगा कि वो लोग किधर गए हैं। और ये मेरा नहीं ख्याल कि हफ्ते से ज्यादा की लंबी एक्सरसाइज होगी, और फिर लोगों के लवाकिन उनके लिए पीछे चल पड़ेंगे और इन्हें जवाब देंगे। लाल मस्जिद और इसमें जमीन आसमान का फर्क है कि इसमें ये लोग उस तरह के नहीं है। अगर इनके पीछे इनके घर वाले हैं, इनके पीछे इनकी जमात खड़ी है जो कि पूरा फॉलो अप करेगी। देखें, इन शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, जमात उस दिन भी खड़ी रहती ना लीडरशिप वहां, तो शायद आपको कुछ और रिजल्ट आपके सामने आता। जनरल साहब, आपने दोनों एतराफ की बात सुन ली है। वो कहते हैं कोई गोली नहीं चली, कोई हलाकत नहीं हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रेट फायरिंग और सैकड़ों हलाकतों का वो इल्जामात लगा रहे हैं। इस वक्त अवाम में गम गुस्सा है और बहुत शदीद है। इंटरनेशनल लेवल पर भी एक नैरेटिव जो है वो अलग बन रहा है। आपके ख्याल में क्या हकीकत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारिस, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ पाकिस्तानी आज हम भी बड़े दुखी हैं, और पूरा पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान जो है वो भी स्ट्रेस में है ऑफ कोर्स, बिकॉज उनको अभी अपना जो मुस्तकबिल है या स्टेट के साथ जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो लगे हुए हैं, वो स्ट्रेस के बीच में उनको फील हो रहा है। उनको अपना मुस्तकबिल समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें कहाँ पे ले जाया जा रहा है।
देखिए अभी हम आज के दौर में या जो पाकिस्तान में अभी जो एनवायरनमेंट बन चुकी है, अनफॉर्चुनेटली हम जिस हाइब्रिड वॉरफेयर का शिकार हुए हैं या जो प्रॉक्सी वॉर, स्टेट टेररिज्म हमारे अगेंस्ट लगा हुआ है, उसके बीच में तो ये बेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड उनको मिल गया है, एनवायरनमेंट मिल गया हमारे एनिमीज को कि पूरा एडवांटेज इसका लिया जाए और हम बहसियत कौम उसके फ्यूल को बुझाने के बजाय हम उसमें ऐड किए जाए। इसका जिम्मेदार कौन है, हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जी हम सब जिम्मेदार हैं। देखिए उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, उसकी वजह हम सब इसलिए जिम्मेदार हैं कि हम आज भी देखे बैठे फिगर्स काउंट कर रहे हैं कि कितने मर गए हैं, कौन उधर का मरा है, चाहे एक भी शहादत हुई है, चाहे वो रेंजर का सिपाही हो या पुलिस का हो या कोई वर्कर हो किसी पार्टी का, वो बहसियत पाकिस्तानी हमारे लिए दुख की घड़ी होनी चाहिए। देखिए वर्कर्स जो होते हैं पोलिटिकल पार्टी, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, मुझे पॉलिटिक्स का शायद इतना पता नहीं, लेकिन एक छोटी सी समझ इतनी जरूर है कि जो वर्कर होता है वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, वो पाकिस्तान का असासा है, वो आपका असासा है, वो मेरा असासा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को एक पाथ पे रखेंगे, जो क्रिटिक भी करते हैं स्टेट के ऊपर, जो निकलते भी हैं राइट कॉज के लिए। अगर तो कॉज इज फॉर द पाकिस्तान तो उनकी जायज जो उनकी जो एफर्ट है उसको अगर कोई रोकता है तो वो बहुत ही गलत है। अगर वो कॉज किसी का पर्सनल एजेंडा है तो वो उसके लिए अगर उसको निकाला जाता है तो उसको मिस यूज किया जाता है। ये कॉज क्या था, किस कॉज के लिए था ये आपके ख्याल में? देखिए जहां तक मैं पर्सनली समझता हूं, जो जमहूरी अंदाज में इसको होना चाहिए था, आइन के बीच में होना चाहिए था और गवर्नमेंट को चाहिए था कि उसको आइन के बीच में रखने के लिए फैसिलिटेट करे। अनफॉर्चुनेटली हमारी दोनों एतराफ से इतनी बढ़के मार दी जाती हैं एज इफ इट इज सम नेटफ्लिक्स की कोई मूवी हमने कास्ट करनी है, ये बढ़के ही हमें मरवा देती है, ये क्लेम्स ही हमें मामला मरवा जो है वो जब रेंजर्स के 4 एहलकार शहीद हुए उसके बाद खराब हुआ ना, और उसके बाद फिर आर्टिकल 245 और शूट टू किल के अहकाम दिए गए। आप समझते हैं कि इस चीज ने बैकफायर किया है? क्योंकि सर अब जो भी हकीकत हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट जो बेस है उसमें बयानिया तो बन चुका है ना। ये देखिए शूट टू किल, आई डोंट नो कि ये अहकाम दिए गए या नहीं दिए गए, बट आई डोंट थिंक सो। देखें एक ऑल टीयर्स रिस्पांस जा रहा होता है, एक जब मॉब आता है, इतना बड़ा मॉब आता है, अब उसके बीच में कौन लोग शामिल हैं, वो रिस्पांस ऑटोमेटिकली हायर लेवल्स पे या हायर एस्केलेशन लेडर्स पे चला जाता है और रिस्पांस भी उसका आता है। यही तो मैं कहने का मकसद है कि जहां तक हमारी जो सियासी जमातें हैं, कोई भी सियासी जमात हो, चाहे वो माजी में भी हमने देखा है कि तमाम सियासी जमातों ने जो, क्योंकि जब सियासी जलसा या जुलूस होने वाला है तो उन्हीं दिनों में अहकामात आते हैं, कुछ कदगने लग जाती हैं। हर दफा हमने जो आज हुकूमत है ये अपोजिशन में यही बातें उनको हमने करते सुना था, अब ये अपोजिशन में तो यही बातें उनको करते हुए सुना है। लेकिन ये जो अहकामात की बात है जरा हमें क्लियर कीजिएगा कि ऐसे अगर हालात हों, उसमें फौज है या रेंजर्स, फौज और रेंजर्स दोनों उसमें क्या करते हैं? मतलब अगर हजारों का मजमा एक ऐसी जगह पे जा रहा है जहां जाने से मना किया गया है और वहां पे शूट टू किल के ऑर्डर्स भी हैं, तो क्या वाकई इन ऑर्डर्स के ऊपर अमल दरामद किया जाता है या फिर रिस्ट्रेन किया जाता है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 9 मई के वक्त में किया गया था? देखिए रिस्ट्रेंट तो बहुत ज्यादा किया जाता है। हमने खुद भी, जब हम भी फौज में थे तो इंटरनल सिक्योरिटी की कई सिचुएशंस होती थी। पहली तो बात यह कि गवर्नमेंट अंडर 245 अपना हम बुला लेती है, लेकिन शूट टू किल का इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई एट हिज ओन शूट टू किल स्टार्ट कर दे अंटिल अनलेस कि उसके ऊपर फायर किया गया हो। और उस वक्त भी एक रिस्ट्रेंट इन अ वे होता है कि जब बिल्कुल ही आपको कंपेल कर दिया जाए या आपका बहुत नुकसान होना शुरू हो जाए तो उस वक्त शूट किया जाता है, बट नॉट द टारगेट। और इस तरह उस सिनेरियो को जरा इमेजिन करें और ये बताएं कि उस वक्त फौज, रेंजर्स और पुलिस ने क्या किया होगा, क्या किया होगा? क्या वो रबर बुलेट, शेल और लाठी चार्ज ही? देखिए अभी तो दोनों तरफ से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जैसे पहले कहा कि फैक्ट्स ग्रे में हैं, किसी को इस वक्त कम से कम हमें जो बाहर लोग बैठे हुए हमें नहीं समझ आ रही कि किसने फायर किया, दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन देखें काउंटर नैरेटिव ही नहीं है, वही तो मैं इनसे कह रही थी, कोई इनका काउंटर नैरेटिव नहीं है, किसी के पास नहीं है, काउंटर नैरेटिव्स नहीं है। देखिए बात नैरेटिव्स की नहीं है, मेरे ख्याल में हम पारिस थोड़ा सा ना हमें ज्यादती करेंगे अपने मुल्क के साथ और अपने साथ अगर हम इस टेक्टिकल या सतही चीजों में डिस्कशन में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोग मरे हैं, जिनकी जिंदगियां गई हैं। ये तो कहते हैं लोग नहीं मरे, गवर्नमेंट तो कह रही है कि कोई हलाकत नहीं, इनका काम है इंक्वायर करें। अगर ये अपोजिशन कह भी रही है कि मरे हैं तो गवर्नमेंट का काम है बजाय उसको नेगेट करने के आप चेक करें। आदादो शुमार सब कुछ कर रहे हैं, वो सामने नहीं लेके आ रहे। आदादो शुमार मेरी नजर में बहुत सतही चीज है। देखिए पाकिस्तान को जो खतरा है, लेट से खुदा ना खास्ता हमारे चीफ मिनिस्टर वहां पे मौजूद थे खैबर पख्तूनख्वा के, वो एहतजाज करते। हमें पता है कि बाहर की फोर्सेस को ये एनवायरनमेंट चाहिए होती, खुदा न खास्ता उनको कुछ हर्ट हो जाता, कोई डैमेज कर देता, तो इल्जाम आपको पता है कहां पे जाना। तो
تو اس وقت پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوتا, اسٹیٹ کہاں پہ کھڑی ہوتی. میں چیف منسٹر کی زندگی کی بات کر کے میں ان عام لوگوں کی یا جو سپاہی یا رینجرز کے جو لوگ مرے ان کی شہادتوں کو چھوٹی شہادت نہیں کہہ رہا, وہ بھی اسی اسٹریٹجک لیول کی شہادت ہے, لیکن اسٹیٹ کمزور ہوتی. ہمیں بحثیت پاکستانی آج یہ اینالائز کرنا ہے کہ اس احتجاج یا حکومت کا جو بھی رسپانس ہے ان دونوں نے پاکستان کو کہاں پہ لایا ہے. اگر تو پاکستان نے امپروو کیا ہے یا پاکستان بہتر ہوا ہے تو اس گروپ کو سلام ہے. اس تمام صورتحال کے بعد یہ بتائیے کہ جو عمومی رائے ہے وہ کیا ہے؟ کیا بہت شدید غم و غصہ ہے, یا پھر جو عوامی سطح کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ بالکل نارمل ہیں اور جو وفاقی حکومت کا موقف ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں پارس, جو جنرل صاحب نے بات کیا, آپ نے پوچھا تھا کہ مقصد کیا تھا. سب سے پہلے مجھے اتنا بتا دیں, میرا بھائی ہے بیرسٹر صاحب امیر, کیا یہ کسی ڈپٹی کمشنر نے عمران خان کو اندر کیا ہوا کہ ہم نے رہا کرنا اس کو؟ ان کو نہیں پتا کہ عدالتوں نے رہا کرنا ہے. یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو رہا کر دیں. ہم کیسے رہا کر سکتے ہیں اس کو؟ اس پہ مقدمے ہیں, لیگلی گرفتار ہے, اس پہ چارج فریم ہو رہا ہے. سیاسی بھی ہو واٹس او ایور, پھر بھی عدالت نے کرنا ہے. لیکن جب ضمانت ہوتی ہے نا ان کی تو پھر آپ دوسرا کیس بنا دیتے ہیں. 3 MP تو نہیں نا لگا کہ ڈی سی نے لگایا ہوا. دوسرے نمبر پہ یہ بتایا کیا اس چیز سے میرا بھائی انکار کر سکتا ہے کہ افغان شہری نہیں تھے اس میں؟ کیا اس چیز سے انکار کر سکتے کہ شارٹ گنز ان کے پاس نہیں تھی؟ کیا جب یہ میں نے پڑھا ہے 245 میں 245 میں یہ ہوتا ہے کہ جب آرمی آتی ہے تو اس وقت جو ان کے جو سول رائٹس ہے بٹس ایور جو لا ہے ان کی حد تک خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو اس وقت تقاریر ہو رہی ہیں وہ آپ سن رہے ہیں کس قدر خطرناک ہے سر؟ وہ کہتے ہیں کہ گولی چلی اس لیے ہمیں وہاں سے جانا پڑا. وہ کہتے ہیں کہ گولی کا بدلہ گولی. سر آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا منفی اثر پڑ سکتا ہے؟ میری بات سنیں, اگر آپ تاریخ پڑھیے, آپ ہی پڑھتی ہیں, سارے پڑھتے ہیں, جنرل صاحب پڑھتے ہیں, امیر صاحب پڑھتے ہیں, آپ نے بکشو لوگوں کو ایک تاریخ سنی ہوگی. 10 لوگ آتے تھے, 10 مرتے تھے, 10 اور آ جاتے تھے. یہ تو ایسے دم دبا کے بھاگے ہیں. ایسے لوگوں کا تو انجام ہی کوئی نہیں ہوتا کوئی بھی, جس طرح سے یہ بھاگے وہاں سے. وہ کہتے ہیں گولیاں چل رہی نہیں, گولی چلی. اب انہوں نے یہ نیریٹو بنا دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ گولیاں چل رہی ہیں لیکن اب گولی کا بدلہ گولی. یہ اسمبلی کے فلور پہ تقاریر ہو رہی ہے. میری بات سنیں, وہ تو ہزار ان کے اپنی اسمبلی ہے, لیکن میری ایک بات سنیں, اسٹیٹ پہ حملہ کرنا کہ عمران خان کو رہا کریں, اس طرح سے نہیں کیا جاتا. اور افغانی شہریوں کو لے کے جانا, کیا کوئی بھی جو پروڈکٹ مائنڈ ہے جنرل صاحب, یہ مطلب ہے غیر جانبدار ہے, یہ بتا دیں کہ یہ درست قدم ہے جو 37 افغانی شہری گرفتار ہوئے اس میں؟ صاحب نیوٹرل ہے نا, میں کہہ رہا ہوں جو میں نے ان کی اسپیچ سنی ہے ابھی, تو کیا جنرل صاحب بتا دیں کہ جو غیر ملکی لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے کسی بھی حملہ کرنا از اٹ رائٹ؟ اسٹیٹ پہ حملہ نہیں ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی گولی نہیں چلی, ایک منٹ کے لیے اس کو مان لیتے ہیں, لیکن آپ نہیں سمجھتے جو سخت اقدامات حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے اس کا حکومت کو نقصان ہوا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں, وفاقی حکومت ریسٹرین شو نہیں کر سکتی تھی جیسے کہ 9 مئی کو شروع کیا گیا تھا؟ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف بیک فٹ پہ آ جاتی. دیکھیں بیانیے کے لحاظ سے, اس کے اعتبار سے یہ 9 مئی کے بعد ہوئے تھے پیچھے. دیکھیں میری بات سنیں, بھارت صاحب نے ریسٹرین شو کی, ان کو دوسری جگہ دی جس میں عمران خان صاحب بھی مان گئے, ان کے سارے لوگ مان گئے. جو بشرا بی بی اس نے کہا نہیں میں نے ان کے ساتھ ادھر تقریر کرنی, جب اس نے ہاتھ لہرانے شروع کر دیے لوگوں کو کہ میں آخری خاتون ہوگی جو یہاں سے جاؤں گی, میں یہاں پہ مروں گی جاتا کہ عمران ادھر نہیں آتا, تو لوگ تو وہ جذباتی ہو گئے. چلیے سب سے پہلے گئی, لیکن وہ سب سے پہلے گئی, گاڑی بدل گئی, جو کچھ وہاں پہ لوگوں نے وہ پیر سہاوا سے یہ بتائیں ہری پور کیسے نکل گئی؟ کیسے آپ نے تو پورا سیل کیا ہوا تھا اسلام آباد, کیسے نکلے؟ نہیں وہ نکل گئے جس طرح سے نکل گئے. یہ تو پھر ہوتی ہے چیزیں, یہ تو کیسے ہوتی ہیں؟ مطلب کہ اس میں مطلب حکومت کو کچھ نہیں پتا, حکومت نہیں جانتی کیسے ہو گیا یہ؟ نہیں بالکل وہ نکلے ہیں, لیکن ان کو نہیں روکا گیا, روکنا چاہیے تھا, لیکن ٹھیک ہے وہ آپ نے اتنا سیل کیا ہوا تھا نا. بالکل سیل کیا تھا, لیکن ان کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا, یا پھر اگر آگے تھے تو پھر واپس نہیں جانا چاہیے تھا. یہ سب سے زیادہ بزدلی. اب یہ خان صاحب کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی ڈس انفارمیشن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کر دیا ہے, ان کی صحت کے حوالے سے بھی کنسرنز ہیں, ان کے ساتھ بدسلوکی کی بھی خبریں ہیں, اور اس کے اوپر یہاں پہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ اندھا دھند اس کو ان باتوں کو فالو بھی کر رہے ہیں. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ان کے وکلا کے بجائے آپ علی امین گنڈا پور کو خان صاحب سے ملاقات کرنے دیں تاکہ یہ ڈس انفارمیشن اس کا تو خاتمہ کریں؟ علی امین گنڈا پور صاحب میں ان سے پچھلے ہفتے وہاں پہ جب ہم این ڈی یو کورس میں گئے تھے ملا بھی تھا, وہ تو آلریڈی دونوں طرف چل رہے ہیں, کھیلتے ہیں, پیسٹریاں کھا کے چلے جاتے ہیں, کبھی کیک کھا کے چلے جاتے ہیں, وہ جب چاہیں جا کے مل سکتے ہیں وہاں پہ جا کے. آپ نے کہا کھیل رہے ہیں؟ جی بالکل 100%. کون سی سائٹس پہ؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور اپنا عمران خان کے ساتھ بھی. اور آپ کو بھی نئی بات بتانے لگا ہوں, ان قریب ان کی اسمبلی میں وہاں پہ پنجاب سے سوری کے پی میں عدم اعتماد آ جائے گا گنڈا پور کے. 2/3 اکثریت ہے ادھر. میں کہہ رہا ہوں عدم اعتماد ہم نہیں لائیں گے, اپنی پارٹی لائے گی ان کی. کیا وہاں پہ کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے؟ نو کانفیڈنس موو آئے گی, جس میں جنید صاحب ہیں, دوسرے کے ترکئی ہے, شہرام ترکئی ہے, اور بہت سارے لوگ جنہوں نے اس کی اپنا کرپشن کا پردہ اٹھایا اس نے ان کو نکال دیا, پھر مشال نے بات کی اس کو نکال دیا. تو یہ دیکھیں آپ اس کا انجام کیا. چلے ہمایون صاحب ذرا اس پہ بات کیجیے گا, بریک کے بعد بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز فیڈ.
अच्छा उमैन नियाज़ी साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की बात हो रही थी, वहाँ जो तकारीर हुई हैं वो आपने सुनी है? आप समझते हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो मुंतखब रहनुमा होते हैं, उनको इस तरह की बात करनी चाहिए? आप खुद वकील भी हैं, आप रुकने कौमी असेंबली भी हैं, आईन और कानून को आप अच्छी तरीके से समझते भी हैं, तो क्या ये आईनी तरीक़ेकार है या फिर समझा जाए कि इसका मकसद अवाम को रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाना है? अच्छा, इसको आप थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ पैराए में देखें कि मतलब KPK असल में एक प्रीडोमिनेंटली पठानों का सूबा है जी। और पठानों की 1000 साल की हिस्ट्री है कि मतलब वो कभी पसपा नहीं हुए, अगर कोई लड़ाई लड़ते हैं तो कंटिन्यूसली लड़ते रहे। ऐसा अभी जो है ना मेरे भाई ने कहा कि जी मैदान छोड़ के भाग गए। देखें, मैदान छोड़ के नहीं भागे, बुनियादी तौर पे देखें एक प्रोटेस्टर आए थे, पीसफुल प्रोटेस्टर आए, मगर रिस्पॉन्स में जब उन्हें गोलियां लगी ना तो उधर अब एक सोच क्या डेवलप हो रही है कि सोच है कि जी हमें भी पूरी तैयारी से फिर जाना चाहिए था, अगर लड़ाई थी तो फिर पूरी लड़ाई होती। तो देखें ये बड़ी एक खतरनाक रविश पे हम अपने मुल्क को लेके जा रहे हैं। ओवरऑल लॉस किसका होगा? लॉस रियासत का होगा। गवर्नमेंट अपना रोल आइडेंटिफाई नहीं कर रही। गवर्नमेंट को जब थोड़ी सी कमजोरी होती है से छुपने की कोशिश करती है, हालांकि उसको चीज़ों को पॉलिटिकली सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, उस डायलॉग को ओपन करें। देखें, अली अमीन का कमज़ोर होना या स्ट्रांग होना मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है कि खान का ट्रस्ट किसके साथ है। अगर खान का ट्रस्ट अली अमीन के साथ है तो अली अमीन ही CM कंटिन्यू यहाँ पे करेगा। जरा एक दो चीजें क्लियर कर दें उमैन नियाज़ी साहब, क्या खान साहब ये चाहते थे चौक जाया जाए? चूंकि इतलात तो यही थी ना कि वो संजानी पे धरना या फिर जलसा करने के लिए राजी हो गए थे। ये मिनिस्टर सैफ की स्टेटमेंट है, उसने खुद टीवी पे कहा। नहीं देखें, ये तो बैक टू बैक आज देखें आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री की भी प्रेस रिलीज आई है और उसमें यही था कि बैकडोर चैनल्स थे और मुख्तलिफ खान साहब से मुलाकातें हुई, तो अब उन चीजों का अहवाल तो आ जाएगा, वो चीजें तो नहीं छुपी रहेंगी। मगर ओवरऑल एक मुबैना ऑडियो भी लीक हुई है, उसकी भी यही बात हो रही है ना, उसके ऊपर भी कि वो भी यही कह रहे हैं कि जी खान साहब डी चौक जाने का तो प्रोग्राम नहीं था, वो तो इस्लामाबाद पहुंचने के बाद डिसाइड करना था। और बीबी थी, उस बुशरा बीबी उस एहतजाज में थी, तो ये भी बड़ी हैरानकुन बात थी उनके लिए। अच्छा देखिए, ये हम बात कर रहे हैं कि चेन ऑफ कमांड के हवाले से कि ओवरऑल प्रोटेस्ट की कमांड किसके हाथ में थी। देखिए ओवरऑल देखना क्या है, जो मैं जिस पैराए में देखता हूं कि इमरान खान साहब ने इस ओवरऑल प्रोटेस्ट की कॉल से गेन क्या किया कि इमरान खान है जेल में, मगर आज फिर उन्हें लोकल मीडिया नहीं इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन मिल रही है। सेकेंडली, जो इस ओवरऑल प्रोसेस में एक चीज क्लियर हुई है कि PTI का एक ही लीडर है इमरान खान, कोई ना ऑल्टरनेट लीडर है ना कोई सब्स्टिट्यूट लीडरशिप है। लोग फॉलो करेंगे इमरान खान को करेंगे और इमरान खान अगर दोबारा भी कॉल देंगे लोग उसी अज़म के साथ। क्या दोबारा कोई कॉल देने जा रहे हैं आप? चूंकि खबरें हैं कि आप कोई लॉन्ग मार्च या किसी बड़े एहतजाज की कॉल दे सकते हैं और इस दफा मरकज आपका लाहौर होगा जहां से अभी तक आप लोग निकाल सके। बाहर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इस चीज की जो है ना कैपेसिटी रखता हो। ये फैसला इमरान खान ने ही करना है और इमरान खान की कॉल को तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और सर मैं एक बात और जानना चाह रही हूँ, देखिए आप हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, ये दुरुस्त है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो फौजी जाने दे रहे हैं ना सर, और वहाँ की जो सिक्योरिटी और दहशतगर्दी की सूरत हाल है वो भी आपके सामने ही है। कुरम एजेंसी के मामले आपको पता है, फिर बनू है, जनूबी अजला के इलाके हैं सर, वहाँ पे DI खान है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार अपनी जाने दे रहे हैं। इस वक्त में अगर आप इदारे को टारगेट करें तो इसका फायदा किसको होगा? नहीं देखें, इदारे को टारगेट करने की बात ही नहीं है। देखें कुरम में आज है या पारा चनार की आप बात कर रहे हैं, आज उधर शूट टू किल का ऑर्डर दे। जिन मिसक्रिएंट्स ने देखें फौज के कॉन्वॉय में ही वो आवाम जा रही थी ना, जो हमारे अहले तशीब बरादरी के लोग कत्ल हुए, ठीक है, एक एक मिसक्रिएंट को पकड़ के मारे, ठीक है, शूट टू किल के ऑर्डर दें, हम आपका साथ देंगे। बात है लोगों को जब आप प्रोटेस्ट ही नहीं करने देंगे तो लोग अल्टीमेटली हथियार उठाएंगे। आप अपनी कौम को क्यों एलिनेट कर रहे हैं? सबको धारे में लाएं और जो दहशतगर्द हैं उन्हें एज दहशतगर्द ट्रीट करें और उन्हें वो ही सजा दें जो बनती है। मगर देखें डी चौक के प्रोटेस्टर्स, ये कहाँ का कानून है या कहाँ का इंसाफ है? ठीक जन साहब, इस पे जरा बात कीजिएगा। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा सूबा, बल्कि मैं पाकिस्तान की बात करूंगी, इस वक्त जो नफरत और जो इश्तियाल है, क्या हमारा मुल्क इस वक्त में इन चीज़ों का मुतहम्मिल हो सकता है सर, जो वहाँ पे मौजूद हैं या जो वहाँ पे फैलाई जा रही हैं? और ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट इसको कैसे देख रही है? चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में जो तकारीर हुई हैं, जो बयानात दिए गए हैं, वही कि गोली का जवाब गोली और खून का बदला खून, तो क्या वहाँ पर भी ऐसी कोई सोच है कि इसको कैसे रोकना है? जी देखिए पारस, जो भी इदारे होते हैं वो अपना एक प्रोसेस कंटिन्यूसली देखते हैं, पल्स देखते हैं, वो देख रहे होते हैं।
लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे माजरत के साथ फिर मैं ये कहूँगा कि हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे जो नैरेटिव्स की जो वॉर चल पड़ी है, वो अनफॉर्चुनेटली जो भी डर्टी लॉन्ड्री है वो बड़े आराम से आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ डाल दें, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। देखें, अभी उमर भाई ने बात की है, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, कि जी वहाँ पे चलाएं 245 जो फौज वहाँ पे डिप्लॉयड है। देखिए वो डिप्लॉयड है अंडर देयर चीफ मिनिस्टर 245 में। चीफ मिनिस्टर हैज़ टू लीड दैट। वो आज फौज को हुक्म दे आप ये काम करें, देखें वो कैसे हुक्म किताबें नहीं रहेगी। यहाँ पे भी जो फौज डिप्लॉय की गई है गवर्नमेंट के 245 सिटिंग फेडरल गवर्नमेंट के नीचे ऑर्डर के तहत की गई है। तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तो पाकिस्तान की फौज सोच भी नहीं सकती, अफोर्ड करना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकती। गोली नहीं चलनी चाहिए थी ना सर, वो ये सवाल उठाते हैं कि गोली क्यों चली। गोली चली नहीं। देखिए ना, अभी रबड़ की गोली का तो दूसरी बात, रबड़ की गोली, अच्छा रबर बुलेट्स चली। देखिए गोली का जो है, देखें गोली जो है आज भी देखें वहां से यही कहा गया कि फौज की तरफ से ये गोली नहीं चलाई गई। अब देखें मैं तो वहां पे मौजूद नहीं हूं, ना मेरी इस तरह की इंफॉर्मेशन है, मैं ये बात नहीं कर, लेकिन आई कैन अश्योर यू, ये मैं यकीन से कह सकता हूं कि कोई भी फौजी अपने लोगों को, अपनी आवाम के खिलाफ कभी ऑर्डर नहीं किसी किस्म का कोई असला या जान लेने वाला हथियार जो है वो इस्तेमाल नहीं किया देखिए अनटिल अनलेस ही इज फायर्ड अपॉन। अब वहां से भी देखे ना, गवर्नमेंट कह रही है जी उधर से इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई, इतनी कास कंफ्यूजन वहां पे मचा दिया गया। देखें अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पर, जब तक वो डी चौक पे पहुंचा तो आई पर्सनली फील को लीडरलेस हो चुका था। देखिए ना, इनके अपने लीडर्स की गाड़ियों के ऊपर भी वो डंडे बरसाए जा रहे थे। इसका मतलब है कि ये क्राउड एक राउट कर चुका था। दे वर नॉट इन देयर सेंसेस कि हम किधर हैं, क्या ये डी चौक है, इस्लामाबाद है, पाकिस्तान है, हमारी फौज है। ये मैं ये नहीं कहता कि मैं उन पर भी इल्जाम नहीं लगाता कि उन्होंने चलाई, बट जब इस तरह की एनवायरमेंट हो जाए तो कंफ्यूजन हो जाती है। वहां पे देखिए जो लीडरशिप होती है या इवन जो कमांडर्स होते हैं वो टेक्निकल लेवल के लोग वहां पे डिप्लॉयड होते हैं। और मुझे पता है कि मैंने फौज की कमांड की एक यूनिट की, मिलिट्री की, जब मेरे जवानों पे वहां से फायर आता था पोस्टों के ऊपर, तो फिर मैं भी मेरा जो लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो डिफरेंट हो जाता था। होता यह है कि जब क्राउड आता है, इतनी कंफ्यूजन मचती है, तो जो डिसीजन लूप है ना, डिसीजन मेकिंग, वो डिस्टर्ब हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है लीडरशिप को। सर क्या ये थोड़ा सा टाइम रह गया, क्या ये मुमकिन है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान का जो मुतालबा है उसे मान के कोई मुज़ाकरात का दरवाजा खोला जाए, कोई बातचीत की जाए, क्योंकि साफ नजर आ रहा है सबको कि ये हुकूमत के बस की बात नहीं है। देखिए अगर एस्टेब्लिशमेंट ने तो क्लियर अपना स्टांस ले लिया, जो मैं समझता हूँ वो स्टांस ये है कि हुकूमत पाकिस्तान के नीचे वो ताबे एक इदारा है। डायलॉग तो पॉलिटिकल फोर्सेस को सर माजी में भी तो इन पॉलिटिकल फोर्सेस के डायलॉग उधर होते रहे हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। देखे ना, अगर हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है तो अब इसको किसी फ्रेमवर्क में लाना पड़ेगा। सर पहले भी बात होती रही और वो पार्टी कौमी धारे में दाखिल जब हो गई। वजीर आजम डायलॉग करेंगे या गवर्नमेंट के नुमाइंदे, देखें यहाँ पे स्पॉयलर्स भी बहुत है। फर्ज करें आपकी बात को मैं मानता हूं कि उनका डायलॉग हो भी जाता है, तो क्या सिटिंग गवर्नमेंट उसको ऑनर करने की उसके ऊपर कोई कंपल्शन है? देखिए इट हैज टू बी ऑल इनकम्पसिंग। जो भी इदारे मैटर करते हैं, जो भी हुकूमत मैटर करती है, पर ये स्पेस इन पॉलिटिशियंस नहीं निकालनी है। अगर सिटिंग गवर्नमेंट को इस तरह का फैसला लेती है तो क्या फिर उनका जो डिसीजन है उनको वहां से ऑनर किया जाएगा? देखिए वजीर आजम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, और अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव है। आपकी बात से मैं यह समझूं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुज़ाकरात के दरवाजे पहले ही बंद थे, अब ताला भी लग गया है या कोई चांस है खुलने का? देखें पाकिस्तान के लिए तो कोई भी दरवाजा बंद नहीं करता, ये याद रखिएगा। सबकी प्रायोरिटी पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के लिए अगर कोई दरवाजे बंद करके ये समझ रहा है कि हम पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं तो दिस इज नॉट गुड। बट अगेन मैं कहूंगा कि इसको डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क में आगे चलाइए, पाकिस्तान को सेंटर में रखिए, पाकिस्तान के मुताबिक फैसले कीजिए। ये हर दफा तो हमने एक तजर्बों से नहीं गुजरना ना, हमने आफ्टर ऑल एक राह सेट कर दी है। देखिए, और मैं पॉलिटिकल पार्टी से एज अ पाकिस्तानी रिक्वेस्ट करूंगा कि लीडरशिप को डिसीजन मेकिंग करने दें। मैंने बहुत पॉलिटिकल पार्टीज में देखा कि हॉक्स ने हमेशा पाकिस्तान की एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया है अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, अपने छोटे गेन्स के लिए। तो स्ट्रेटेजिक डिस्कशन रखिए, फिगर्स में न पढ़िए। जो शहादतें हुई हैं, जो वफात हुई है लोगों की, इट इज प्रिटर्बिंग। और ये सिर्फ पीटीआई या नून लीग या पीपल्स पार्टी या हुकूमत या इदारों का नहीं, ये हम पाकिस्तानियों का नुकसान हुआ है। स्ट्रेटेजिक बातें किया करें, जनाब साहब ये बात किए कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि खुदारा पाकिस्तान सेंट्रिक रहे,
کیا پی ٹی آئی پہ آخری بات پوچھوں، پابندی لگانے کی سوچ ہے گورنر راج خیبر پختونخوا میں لگانے کا ارادہ ہے؟ There are two elements، اور میری ذاتی رائے ہے اور بلکہ بہت سارے اور سینئر قیادت کی بھی رائے ہے کہ نہ اس میں پابندی لگنی چاہیے اور نہ گورنر راج وہاں پہ لگانا چاہیے. اور اتحادی بھی ساتھ نہیں دیں گے نا اس بارے میں؟ تو نہیں رہے نہ رہے وہ علیحدہ بات ہے، یہ تو گورنمنٹ آتی ہے جاتی ہے. پہلے بھی پابندی لگا رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو پیچھے میں دوبارہ جو پیپلز پارٹی نے پابندی لگائی تھی نا، آپ کو پتا بھی ہے پھر کیا حال ہوا تھا. اس طرح سے یہ کوئی حل نہیں ہے. لیکن ان کا کام اب بھی یہ ہے کہ یہ اس طرف نہ دیکھیں جن کو یہ میر جعفر میر صادق کہتے ہیں، ان کو پولیٹیکل یہ نہ دیکھیں، ان کو پولیٹیکل یہ نہ دیکھیں. اس میں کوئی رائے نہیں ہے نا، ان سے پوچھے اس میں کوئی رائے ہے فوج سے مذاکرات کرنے کی ٹھیک اس کانسٹیٹیوشن میں؟ جو اسٹیبلشمنٹ کا غصہ ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، وہی آپ کی حکومت کی بقا کی گارنٹی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ نہ دیکھیں. وہ تو جانے دے رہے غصہ کیا ہے، وہ تو آج بھی میجر صاحب شہید ہوئے، پر آپ دیکھیں کیا کتنے لوگ روزانہ مارے. آپ مجھے صرف آخری بات مجھے کر لینے دیں، کیا مجھے وہ دہشت گرد چاہیے، وہ گڑ طالبان چاہیے جو مجھے بچوں کو آ کے مارے، یا مجھے ایک فوجی چاہیے جو میرے گھر کے باہر کھڑا اور میرے بچوں کی حفاظت کرے؟ رائٹ. سندھو صاحب، جن صاحب اور عمیر نیازی صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.